शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। एक छोटे से स्थानिक विरूपण के बाद आरव मेहरा ने एक बार फिर बोन प्लेन पर पैर रखा। गहरा लाल अर्धचंद्र पहले ही गिर चुका था, लेकिन उदास आकाश अभी भी घुटन भरा एहसास दे रहा था। जैसे जैसे काले बादलों का एक समुद्र भूमि को ढंक रहा था और सड़े हुए गंध वाली ठंडी हवाएं बह रही थीं, आरव मेहरा अपने काले लबादे को खींचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके पैरों के नीचे की नर्म और नम मिट्टी जो सड़े हुए खरपतवारों और मृत पत्तियों से मिली हुई थी, एक घृणित बदबू छोड़ रही थी। डार्क आयरन वेन के आसपास कंकाल योद्धाओं का एक समुद्र भरा हुआ था, और हालांकि बोन डेविल अभी भी भूमिगत सो रहा था, लेकिन वह जो मौत की आभा उत्सर्जित कर रहा था वह मूर्त थी। यहाँ तक कि आरव मेहरा को भी लगा कि वातावरण घुटन भरा था। इस तरह का उच्च स्तरीय मरे हुए बहुत शक्तिशाली थे, उनकी ताकत हाई मेज रैंक के करीब थी, और यह केवल अपनी मौत की आभा उत्सर्जित करके एक कुचलने वाला दबाव बना सकता था। सौभाग्य से इस यात्रा पर आरव मेहरा का बोन डेविल को भड़काने का कोई इरादा नहीं था। आरव मेहरा का लक्ष्य कंकाल योद्धाओं का समुद्र था। आरव मेहरा ने अपने पैरों को जमीन पर रखते ही डिटेक्ट अनडेड का जादू कर दिया था। कम से कम 10,000 अनडेड योद्धा। आरव मेहरा अब एक महान जादूगर बन चुका था, इसलिए उसके डिटेक्शन मंत्र पहले से कहीं ज्यादा तेज थे और उसे ब्लैक वेस्टलैंड की बेहतर समझ भी थी। कुछ ही पलों में आसपास के सभी अनडेड जीव आरव मेहरा के दिमाग में आ गए। पूरा ब्लैक वेस्टलैंड और 10,000 से ज्यादा कंकाल योद्धा कई दर्जन अलग अलग आकार के इलाकों में बंटे हुए थे। बोन डेविल के इलाके के अलावा आरव मेहरा ने बाकी इलाकों को शिकारगाह के तौर पर चिन्हित किया। आरव मेहरा सबसे पहले प्लेन पाथ से सबसे नजदीकी इलाके में गया। वहां करीब 50 कंकाल योद्धा इकट्ठे हुए थे। आरव मेहरा ने कुछ पंक्तियां पढ़ी और एक फ्लेम बैरियर तुरंत ऊपर उठ गया। उसके बाद एक फ्लेम बर्स्ट ठीक कंकाल योद्धाओं के रास्ते में उतरा। दर्जनों कंकालों के बीच आग की लपटें फूटने के साथ ही एक विस्फोट हुआ। उस समय आकाश में केवल लपटें ही दिखाई दे रही थीं, जो काले बंजर भूमि पर गिर रही थीं। लगभग एक दर्जन कंकाल हिलने में असमर्थ थे और अंततः वे कठोर गर्मी से राख में बदल गए। जैसे ही उसने फ्लेम बर्स्ट मंत्र का जाप किया, आरव मेहरा पहले से ही तैयार था। 2 रोशनी, एक नीली और एक लाल, उसके चारों ओर घूम रही थी, आइस फायर शील्ड। आरव मेहरा जानता था कि एक फ्लेम बैरियर उन मरे हुए जीवों को पूरी तरह से नहीं रोक सकता जो मौत से नहीं डरते। अब जब वे सतर्क हो गए थे तो उन्हें कंकाल योद्धाओं के पागल जवाबी हमले को सहना होगा। निश्चित रूप से फ्लेम बर्स्ट की लपटों के गिरने से पहले ही एक दर्जन कंकाल आगे बढ़ चुके थे। ज्वाला अवरोध उनके मार्ग को रोकने में असमर्थ था। शुरू में अपनी संख्या में से कुछ को खोने के बाद वे जल्दी से ज्वाला अवरोध के घेरे से बाहर निकल गए। वे आरव मेहरा से 50 मीटर से भी कम दूरी पर थे। आरव मेहरा ने जब जारी रखा, एक के बाद एक ज्वाला भाला फेंकते हुए सबसे आगे के कंकाल योद्धाओं पर। फिर उसने एक और ज्वाला विस्फोट की तैयारी करते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। आरव मेहरा अब तक केवल अग्नि जादू का उपयोग कर रहा था। वे युद्ध तकनीकें मैक्स फॉर्मूला की व्याख्या से आई थीं। ज्वाला तानाशाह का मानना था कि मरे हुओं के खिलाफ लड़ाई में अग्नि जादू का उपयोग करना बेहतर होता है, क्योंकि सबसे पहले अग्नि जादू ही मरे हुओं के लिए अभिशाप था, और दूसरी बात, बहुत अधिक मात्रा में अग्नि मंत्रों का उपयोग करने से आसपास के अग्नि तत्व जागृत हो जाते हैं, जिससे अग्नि जादू के लिए तत्वों की आत्मीयता बढ़ जाती है। इससे जादूगर की लड़ाई के लिए उपयुक्त माहौल तैयार हो जाएगा, जिससे न केवल अग्नि जादू की ताकत बढ़ेगी, बल्कि मरे हुए लोगों को भी कमजोर किया जा सकेगा। ये युद्ध रणनीति मरे हुए लोगों से लड़ने के फ्लेम टायरेंट मैक्स के जीवन के अनुभवों को सारांशित कर सकती है। 10 मीटर पीछे गिरने के बाद आरव मेहरा की फ्लेम बर्स्ट फिर से तैयार थी। अब वह केवल उन कंकालों के पास आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उन्हें आग में नहला सके। लेकिन इस समय कंकाल योद्धाओं का समूह जो उसकी ओर भाग रहा था, अचानक रुक गया। इसके अलावा उनकी आत्मा की आग हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की लपटों की तरह हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे थोड़ी सी भी हलचल से बुझ जाएंगी। फिर कंकाल योद्धा पीछे हटने लगे। क्या बात है? आरव मेहरा इस बदलाव से चौंक गया, लेकिन वह उन्हें देख नहीं सकता था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे यह एक रिफ्लेक्स था। आरव मेहरा ने अपने फ्लेम बर्स्ट को बलपूर्वक बाधित कर दिया, क्योंकि वह अंतिम वाक्य का जाप करने वाला था, और इसके बजाय इसे फ्लेम बैरियर में बदल दिया। फ्लेम बैरियर ऊपर उठ गया। फिर भी पीछे हटने वाले कंकालों ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, सीधे उग्र लपटों के बीच से भाग गए। कंकाल योद्धाओं में से कोई भी पीछे नहीं मुड़ा, मानो उन्हें लगा कि आरव मेहरा फ्लेम बर्स्ट या फ्लेम बैरियर से ज्यादा भयावह है। मानो वे आरव मेहरा का सामना करने के बजाय फ्लेम बैरियर से गुजरना पसंद करेंगे। फ्लेम बैरियर द्वारा किया गया नुकसान चौंकाने वाला था। सक्रिय अग्नि तत्वों के साथ उस फ्लेम बैरियर की शक्ति एक पूरी रैंक बढ़ गई थी। 30 कंकाल योद्धा अंदर गए, लेकिन 10 से भी कम बाहर आए। आरव मेहरा को बचे हुए कंकाल योद्धाओं से निपटने के लिए बस कुछ और फ्लेम स्पीयर्स का उपयोग करना पड़ा। अभी क्या हुआ? आरव मेहरा को संदेह था, क्योंकि उसने सेज चैप्टर को बाहर निकाला। एक फ्लैश में 1 दर्जन फुर्तीले सोल फायर उसके ऊपर उड़े और जल्दी से सेज चैप्टर में विलीन हो गए।
आमतौर पर आरव मेहरा सेज चैप्टर की शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक मंत्र का उपयोग करता था, लेकिन उसे अभी इसकी परवाह नहीं थी। उसका दिमाग पूरी तरह से उस चौंकाने वाले दृश्य को समझने पर केंद्रित था जो अभी अभी हुआ था। आरव मेहरा समझ नहीं पा रहे थे कि उन पर हमला करने वाले कंकाल योद्धा अचानक पीछे मुड़कर क्यों भाग गए। उनकी आत्मा की आग टिमटिमा रही थी। इसका क्या मतलब था? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा केवल मरे हुए लोगों के साथ ही होता है जब वे मृत्यु के कगार पर होते हैं या पूरी तरह से भयभीत होते हैं। उन्होंने याद किया, वे निश्चित रूप से मृत्यु के कगार पर नहीं थे। जब वे पीछे मुड़े तो वे बहुत तेजी से भाग रहे थे, उनमें बहुत ऊर्जा रही होगी, उन्होंने तर्क दिया। लेकिन अगर वे मृत्यु के कगार पर नहीं थे तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे पूरी तरह से भयभीत थे? यह थोड़ा अनुचित लगता है। सभी जानते थे कि मरे हुए लोग मौत से नहीं डरते और थकान के आगे नहीं झुक सकते। भले ही उन्हें पता हो कि उनके लिए मौत का जाल बिछा हुआ है, फिर भी वे दोनों पैरों से कूद पड़ते। केवल मजबूत मरे हुए जीव ही मरे हुए जीव में डर पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्या आरव मेहरा मरे हुए जीव की तरह दिखते थे? क्या ये सेज चैप्टर के कारण हो सकता है? नहीं, ये गलत है। सेज चैप्टर हमेशा से ही उनकी जेब में था। यह कोई साधारण जेब नहीं थी। यह उन चीजों में से एक थी जो समय के अंत में उनके जीवन के दौरान उनके लिए उपयोगी थी। इसलिए जब उन्होंने देहांतरण किया तो सबसे पहले उन्होंने जिस चीज पर जादू किया वह एक काला लबादा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी जेबें। उन्होंने उन पर कुल 3 कीमिया सरणियों का इस्तेमाल किया। पोषण को संरक्षित करने के लिए तापमान विनियमन के अलावा इसने मैना उतार चढ़ाव को सील करने का भी प्रभाव डाला। सेज चैप्टर पहले भी उसकी जेब में था और सोलफायर को अवशोषित करने में असमर्थ था, तो एक कंकाल योद्धाओं को कैसे प्रभावित कर सकता था? अपनी परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए आरव मेहरा को एक परीक्षण करना पड़ा। उसने पहले सेज चैप्टर को जमीन पर रखा और फिर एक कंकाल योद्धा को लुभाने के लिए एक विलंबित विस्फोटित फायर बम का इस्तेमाल किया। जब उनमें से एक गुजरा तो उसने सेज चैप्टर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, यहां तक कि उसे एक नजर भी नहीं डाली। एक फ्लेम स्पीयर को फेंककर उससे निपटने के बाद आरव मेहरा नीचे झुका और सेज चैप्टर को वापस ले आया। इस परीक्षण ने उसकी पिछली परिकल्पना की पुष्टि की कि कंकाल योद्धाओं का डर सेज चैप्टर से संबंधित नहीं था। लेकिन अगर यह सेज चैप्टर नहीं है तो यह क्या है? आरव मेहरा ने अपने हाल के कारनामों को ध्यान से याद किया। मरे हुओं से संबंधित एकमात्र मामला जहर कोहरे घाटी में राजकुमार का मकबरा था और उसके भीतर मौजूद डेथ गार्डन सबसे संदिग्ध था। लेकिन डेथ गार्डन में उसने सिर्फ सेज चैप्टर को वापस लाया। रुको, आरव मेहरा चौंक गया क्योंकि उसे कुछ याद आ रहा था। क्या होगा अगर डेथ गार्डन से सेज चैप्टर ही एकमात्र चीज न निकले? यह एक योग्यता है, एक योग्यता जो मुझे डेथ गार्डन से मिली है। जब उसने इस तरह से सोचना शुरू किया तो आरव मेहरा को एक व्यक्ति याद आया। डेथ के शासक सैंड्रो के बाद मरे हुए विमान पर विजय पाने वाला दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति था, स्वर्ग का जादूगर जिसने सैंड्रो की मरे हुए सेना का अकेले ही सामना किया, चार्ल्स द कॉन्करर। जब वह 8 साल का था तो उसके पूरे परिवार को सैंड्रो की मरे हुए सेना ने मार डाला। सौभाग्य से चार्ल्स भागने में सफल रहा और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों में से एक के रूप में 10 साल तक जीवित रहा। सैंड्रो से अपनी नफरत को बनाए रखते हुए वह 20 साल की उम्र में जादूगर बनने में कामयाब रहा। वास्तव में 20 वर्षीय जादूगर इतना खास नहीं था और उस समय चार्ल्स केवल दूसरे दर्जे के भाड़े के सैनिकों के समूह में ही प्रवेश कर सकता था। लेकिन ये दूसरे दर्जे के भाड़े के सैनिकों के समूह के भीतर ही था कि चार्ल्स ने उड़ान भरी। वह 21 साल की उम्र में एक महान जादूगर बन गया, 25 साल की उम्र में उच्च जादूगर, और वह 30 साल की उम्र में आर्कमैच के रैंक में प्रवेश करने में कामयाब रहा। चार्ल्स की किंवदंती उस बिंदु से शुरू हुई। चार्ल्स ने उस दूसरे दर्जे के भाड़े के सैनिकों के समूह को लिया और 100 वर्षों में कई दर्जन विमानों पर विजय प्राप्त की। शानदार उपलब्धियों के माध्यम से उन्होंने विजेता की उपाधि अर्जित की। आखिरकार चार्ल्स ने अकेले ही मरे हुए विमान में प्रवेश किया और अपनी शक्ति का उपयोग करके सैंड्रो द्वारा पीछे छोड़ी गई मरे हुए सेना को कुचल दिया, जिससे पूरे मरे हुए विमान में मरे हुए निवासियों का सफाया हो गया। उस लड़ाई ने नोसेंट को हिलाकर रख दिया। चार्ल्स को देवता माना जाता था, लेकिन इतने सारे विमानों पर विजय प्राप्त करने के बावजूद उसने संकोच नहीं किया और उसने सैंड्रो के नक्शे कदम पर चलते हुए एक अस्थायी स्थानिक विकृति के माध्यम से अंतहीन विमान में प्रवेश किया। तब से नोसेंट को एक भी संचार वापस नहीं भेजा गया। ये दोनों व्यक्ति पूरे जादू के युग में पौराणिक अस्तित्व थे। आरव मेहरा ने पढ़ा था कि चार्ल्स द कॉन्करर ने भी डेथ गार्डन में प्रवेश किया था। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक रूप से इससे एक इनाम प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी, जिसे अनडेड प्रेडेटर के रूप में जाना जाता है। उन दिनों अनडेड प्रेडेटर क्षमता ने चार्ल्स को मरे हुओं का सामना करते समय स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का दबाव डालने की अनुमति दी। यहां तक कि एल्डर घोस्ट ड्रैगन्स और स्केलेटन टाइटन्स, इस तरह के पौराणिक अस्तित्व चार्ल्स के सामने कांपते थे क्योंकि उन्होंने हजारों मरे हुओं का वध किया था। हर मरे हुए जीवन रूप में उसका सामना करने पर गहरा डर पैदा हो जाता था। हालांकि सॉवरेन ऑफ डेथ सैंड्रो और चार्ल्स द कॉन्करर दोनों ने एंडलेस प्लेन में प्रवेश किया, लेकिन नोसेंट में उन्होंने जो किंवदंतियां छोड़ी थीं वे गायब नहीं हुईं। कौन जानता था कि कितने शक्तिशाली जादूगर डेथ गार्डन की तलाश कर रहे थे? ये सब अनडेड कॉन्ट्रैक्ट और अनडेड प्रीडेटर क्षमताओं के कारण था। खासकर अनडेड प्रीडेटर।
क्योंकि सभी जादूगर इस बात पर सहमत होंगे कि भले ही चार्ल्स का सबसे बड़ा गर्व ये था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मरे हुओं से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस ये भी था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मरे हुओं से ही लड़ाई लड़ी थी। अगर चार्ल्स के दुश्मनों में कुछ और तरह के जीवन रूप होते तो उसे पता चल जाता कि उसकी क्षमता सिर्फ मरे हुओं से ही नहीं बल्कि और लोगों को भी प्रभावित करती है। दुर्भाग्य से ये कभी साबित नहीं हो सका, क्योंकि मरे हुए शिकारी की क्षमता चार्ल्स के साथ ही गायब हो गई। लेकिन आरव मेहरा के पास अब मौका हो सकता है। उसे पूरा यकीन था कि उसके पास जो क्षमता थी वह शायद मरे हुए शिकारी की क्षमता थी जो चार्ल्स द कॉन्करर के पास थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे यह महसूस नहीं हुआ। मरे हुए शिकारी मरे हुए अनुबंध से अलग थे। मरे हुए अनुबंध एक सक्रिय कौशल था, जबकि मरे हुए शिकारी एक निष्क्रिय कौशल था। दूसरे शब्दों में, मरे हुए शिकारी तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक वह जीवित रहेंगे और उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं लाएंगे। जहां तक उस क्षमता के मिलने का सवाल है, वह कमोबेश अनुमान लगा सकता था। वह बदकिस्मत मास्टर क्राफ्ट्समैन गलत नहीं था। भ्रम में किया गया हर विकल्प पुरस्कारों को प्रभावित कर सकता है। आरव मेहरा उस समय चिंतित था। वह भ्रम में लगातार कास्टिंग करता रहा, हमेशा लड़ता रहा, कोई विकल्प नहीं चुना, केवल लड़ता रहा। उसे चिंता थी कि उसे इसके कारण कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन आरव मेहरा को आखिरकार समझ आ गया, लगातार कास्टिंग करना, लगातार लड़ना, ये भी एक विकल्प था। यह एक सुखद आश्चर्य है। आरव मेहरा ने सोचा था कि कब से उसका एकमात्र इनाम अज्ञात पत्थर की गोली थी, लेकिन पिछले 10 दिनों में उसे कुछ सौभाग्यपूर्ण आश्चर्य हुए। सबसे पहले उसे पता चला कि पत्थर की गोली वास्तव में बुक ऑफ डेथ का सेज चैप्टर थी, और अब उसे पता चला कि उसने अनडेड प्रेडेटर क्षमता प्राप्त कर ली है। आरव मेहरा की नज़र में अनडेड प्रेडेटर सैंड्रो के अनडेड कॉन्ट्रैक्ट से कहीं बेहतर था। आखिरकार अनडेड कॉन्ट्रैक्ट नेक्रोमेंसर के लिए तैयार किया गया था। अगर आरव मेहरा जैसे गैर नेक्रोमेंसर ने वह क्षमता प्राप्त कर ली तो वे केवल कुछ अतिरिक्त जीवन रूपों को ही बुला पाएंगे। उन्हें मजबूत करने के लिए नेक्रोमेंसी मंत्रों के बिना बुलावा उतना शक्तिशाली नहीं होगा। लेकिन अनडेड प्रेडेटर अलग था। आरव मेहरा अब पूरे बोन प्लेन पर बैठा था, इसलिए अनडेड प्रेडेटर क्षमता के अस्तित्व से वह पूरे बोन प्लेन को तेजी से जीत सकता था। एक बार जब बुक ऑफ डेथ उसके हाथ में आ जाती तो सेज चैप्टर के जुड़ने से आरव मेहरा की लड़ने की शक्ति एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच जाती। यहां तक कि एक उच्च जादूगर भी आरव मेहरा की बराबरी नहीं कर सकता था। इसके अलावा अनडेड प्रेडेटर क्षमता में अभी भी ऐसे रहस्य थे जिन पर शोध किया जा सकता था। जादू के युग के शिखर के सभी जादूगरों का मानना था कि अनडेड प्रेडेटर क्षमता केवल अनडेड तक ही सीमित नहीं थी। आरव मेहरा एक अप्रमाणित सिद्धांत की खूबियों पर सवाल उठाने वाले पहले व्यक्ति होंगे, लेकिन अब उनके पास अनडेड प्रेडेटर के साथ प्रयोग करने और ये देखने के लिए बहुत समय था कि क्या वह सिद्धांत सही था। अनडेड प्रेडेटर की बदौलत आरव मेहरा लड़ाई के बाद अधिक शांत था। अब वह जो करना चाहता था वह था कंकाल योद्धाओं की सबसे बड़ी संख्या वाली जगह को ढूंढना और अपने उच्चतम रैंक वाले मंत्रों का उपयोग करके उन पर अंधाधुंध बमबारी करना, मरे हुए शिकारी के दबाव से उत्पन्न भय के कारण संभावित जवाबी हमले के बारे में चिंता न करना। जैसे ही उसने अपनी योजना को क्रियान्वित किया, वे अक्सर शुरू में उस पर झपट पड़े, लेकिन फिर मूर्खतापूर्ण तरीके से जम गए या भागने की कोशिश की। ये बस एक फसल है। 2 घंटे की त्वरित अवधि में ऋषि अध्याय ने 1000 से अधिक आत्मा आग को अवशोषित कर लिया, और उच्च मन खपत के अलावा आरव मेहरा को किसी भी परेशानी या खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। आइस फायर शील्ड का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं हुआ था। आरव मेहरा के पास अभी भी लगभग 1 घंटा बचा था। वह कंकाल योद्धाओं के एक और समूह को काटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर उसे अचानक पता चला कि वह अनजाने में नेदर आयरन वेन के पास पहुंच गया था। पिछली बार जब वह बोन प्लेन में आया था तब रात का समय था और उसका लाइट स्पेल केवल 10 मीटर के क्षेत्र को रोशन करने में सक्षम था, इसलिए उसके पास केवल एक ही विकल्प था कि वह आधी ठोस मैजाई पर निर्भर रहे। स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था। इस बार हालांकि आकाश बादलों के समुद्र से ढका हुआ था, फिर भी दिन का समय था, इसलिए मैजाई डालने के बाद आरव मेहरा नेदर आयरन वेन को स्पष्ट रूप से देख पाया। नीदर आयरन वेन कंकाल योद्धाओं से घिरे एक मैदान पर था, जिसमें भूमिगत से एक घनी मौत की आभा निकल रही थी और बोन डेविल मौत की आभा के सबसे घने हिस्से में सो रहा था। नीदर आयरन वेन 100 मीटर से अधिक दूर थी, पूरी तरह से सतह पर खुली हुई, एक ऐसी नस जिसे खनिक सबसे ज्यादा पसंद करते थे। इसे आसानी से दोहन करने के लिए शायद ही किसी प्रयास की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उस नीदर आयरन वेन में निहित संसाधन बहुत चौंकाने वाले थे। इस दूरी से भी आरव मेहरा शक्तिशाली मान उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। कुछ तो नेदर आयरन वेन से ही आए थे और कुछ उससे पैदा हुए जादुई रत्नों से आए थे। आरव मेहरा ने गहरी सांस ली और बोन डेविल को अभी भड़काने की इच्छा को दबा दिया और उसने खुद को दूर देखने के लिए मजबूर किया। लेकिन जैसे ही मैजाई उड़ी, आरव मेहरा ने नेदर आयरन वेन के अंत में एक अंधेरी गुफा देखी जिसके प्रवेश द्वार पर कुछ खून से सने कपड़े थे। भाड़ में जाओ। आरव मेहरा की आंखें अचानक अप्रत्याशित दृश्य देखकर चौड़ी हो गईं। इसका क्या मतलब था? उन कपड़ों ने साबित कर दिया कि आरव मेहरा बोन प्लेन में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह इंसान बहुत पहले ही चला गया था। बोन प्लेन में घायल होना मौत से अलग नहीं था। अंतहीन मृत्यु ऊर्जा के हमले के तहत किसी की उंगली पर एक छोटी सी चुभन घातक हो सकती है। वास्तव में ये सिर्फ बोन प्लेन नहीं था,
कोई भी प्लेन ऐसा ही था। पूरी तरह से अलग वातावरण ने ऐसा बना दिया कि कोई भी लंबे समय तक विदेशी विमानों में नहीं रह सकता था, जिसमें चरम जादू युग के दुर्जय जादूगर भी शामिल थे। ये भी वास्तविक कारण था कि स्वयंभू भगवान जादूगर भी केवल तभी गिर सकते थे जब नोसेंट का मान समाप्त हो जाता था। उन अंतिम वर्षों में कौन जानता था कि कितने जादूगर बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश में पागल हो गए थे। दुर्भाग्य से कोई भी उन विमानों में जीवित नहीं रह पाया। केवल सैंड्रो और चार्ल्स के समान स्तर के जादूगर ही एक स्थानिक दरार के माध्यम से अंतहीन विमान की ओर भागते हुए आगे बढ़ने में सक्षम थे। लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था वह एक अज्ञात भाग्य था। यह एक नई दुनिया हो सकती है या यह उन्हें अनंत काल तक भटकने के लिए अभिशप्त कर सकती है। संक्षेप में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन कपड़ों का मालिक कौन था, वह व्यक्ति सबसे अधिक संभावना पहले से ही मर चुका था। ये लगभग निश्चित था, लेकिन आरव मेहरा को अभी भी लगा कि उसे एक नज़र डालनी चाहिए। आखिरकार वे एक ऐसे इंसान के थे जो आइवरी टॉवर के 3 युवा जादूगरों से 1000 साल पहले बोन प्लेन में आया था। आरव मेहरा वास्तव में जानना चाहता था कि वह कौन था। इसे ध्यान में रखते हुए आरव मेहरा ने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर उड़ने और उसका पता लगाने के लिए मैजाई को नियंत्रित किया। लेकिन अचानक आरव मेहरा की दृष्टि धुंधली हो गई। यह नहीं हो सकता। आरव मेहरा जम गया और मैजाई चौंकाने वाली तरह से फीकी पड़ गई। जादूगर की आंख को किसी तरह के जादुई अवरोध ने रोक दिया था। जादूगर की आंख जादूगरों की रचनाओं में सबसे कमजोर मानी जाती है। ये जादूगर के मान के संघनन पर आधारित थी और मान के हस्तक्षेप से यह ढह जाती थी। आरव मेहरा ने कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी थीं जहां जादूगर की आंख ढह जाती थी, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस जादूगर की आंख के ढहने से आरव मेहरा को संदेह हुआ। खून से सने कपड़े अजीब थे, लेकिन उस गुफा में अभी भी मान बचा हुआ था। आरव मेहरा ने कुछ मंत्र डालने से पहले थोड़ा सोचा। उसने हास्ट, स्टोन स्किन, कंसील ऑरा और अनडेड कैमोफ्लेज का इस्तेमाल किया, एक के बाद एक खुद पर बफ डाले। आरव मेहरा फिर धीरे धीरे उस अंधेरी गुफा की ओर चलने लगा। सौभाग्य से पहले कटाई के बाद वहां बहुत ज्यादा कंकाल नहीं थे। यहां तक कि अगर कभी कभार 1 या 2 उभर भी जाते थे तो आरव मेहरा के सामने उनके अनडेड प्रीडेटर कौशल के साथ ये केवल 1 या 2 फ्लेम स्पीयर्स का मामला था। 10 मिनट बाद आरव मेहरा ने बोन डेविल को परेशान किए बिना नेदर आयरन वेन को बाईपास कर लिया था और अब खून से सने कपड़ों के सामने खड़ा था। इस समय आरव मेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कपड़ों पर खून के धब्बे पहले ही सूख चुके थे, केवल कुछ काले क्षेत्र रह गए थे। आरव मेहरा ने खून से सने कपड़ों को नहीं छुआ क्योंकि वह जानता था कि बोन प्लेन जैसी जगह में जो मृत्यु ऊर्जा से भरी हुई थी, सब कुछ 10 गुना तेजी से क्षय होगा। खून के धब्बे पहले ही सूख चुके थे और यह गंभीर रूप से नष्ट हो चुका था। अगर आरव मेहरा इसे छूता तो यह राख के ढेर में बदल जाता। आरव मेहरा ने झुककर सूखे खून के धब्बों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। फिर उसने पाया कि खून के धब्बे गुफा के अंदर गहराई तक जा रहे थे। इससे आरव मेहरा भौंचक्का रह गया। क्या वह अज्ञात व्यक्ति घायल होने के बाद गुफा में भाग गया होगा? अगर ऐसा था तो ये गुफा इतनी सरल नहीं हो सकती। लगता है मुझे वाकई अंदर जाना होगा। आरव मेहरा ने कुछ देर सोचा और गुफा के अंदर लाइट स्पेल डाला। उसने अपना सिर नीचे किया और अंदर चला गया। ये गुफा बहुत संकरी थी और नीचे की ओर फैली हुई थी। खड़ी ढलान के कारण आरव मेहरा के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। 10 मीटर के बाद आरव मेहरा को कुछ असामान्य मान उतार चढ़ाव महसूस हुआ। ये निश्चित रूप से मान उतार चढ़ाव थे जिन्होंने जादूगर की आंख को परेशान किया। गुफा नेदर आयरन माइन के नीचे थी। जैसे ही आरव मेहरा नीचे चला गया, उसने देखा कि दीवार के दोनों तरफ बहुत सारा नेदर आयरन था और उच्च गुणवत्ता का। अगर कोई बेहतरीन लोहार उन्हें पिघलाए तो यस को आसानी से मैजिक आर्मर और मैजिक वेपन के लिए बेहतरीन सामग्री में बदल दिया जा सकता है। आरव मेहरा ने तेज और संकरी ढलान पर चलने में कम से कम 10 मिनट का समय लगाया। जब वह गुफा के नीचे पहुंचा तो रास्ता समतल और चौड़ा हो गया। लेकिन आरव मेहरा ने भौहें सिकुड़ी। उसके सामने एक कंकाल था। वे अजीबोगरीब मानस उतार चढ़ाव कंकाल से आ रहे थे। बिल्कुल, आरव मेहरा को पता था कि उसका पिछला अनुमान सही था जब उसकी नज़र कंकाल पर पड़ी। अज्ञात व्यक्ति घायल होने के बाद गुफा में भाग गया था, ऐसा जरूर लग रहा था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि यह वह नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति करेगा। बोन प्लेन जैसी जगह पर घायल होने वाला एक सामान्य व्यक्ति ठीक होने के बजाय इस गुफा की गहराई में भागना पसंद करता है। ये थोड़ा अजीब लग रहा था, जब तक कि उस गुफा में कुछ खास न हो। आरव मेहरा ने चुपके से अपनी सतर्कता बढ़ाई और कंकाल के सामने झुक गया और उसे धीरे से पलट दिया, जिससे असामान्य मानस उतार चढ़ाव का स्रोत एक जादुई छड़ी का पता चला। बिल्कुल नहीं, अपने हाथ में जादुई छड़ी के साथ आरव मेहरा को पता था कि मामला गंभीर था। वह जादुई छड़ी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यह एक वास्तविक आध्यात्मिक जादुई उपकरण था, एक ऐसा अस्तित्व जो पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान रखता था। इस तरह के कर्मचारी को महारत हासिल करने के लिए कम से कम एक उच्च जादूगर होना चाहिए, और कोई भी उच्च जादूगर ऐसा नहीं कर सकता। केवल सोलोमन जैसे उच्च जादूगरों के शिखर पर मौजूद व्यक्ति ही इस आध्यात्मिक जादू के उपकरण जैसी चीज में पूरी तरह से महारत हासिल कर सकता है। सौभाग्य से और संभवतः समय बीतने के कारण जादू के कर्मचारी की आत्मा पहले से ही सो रही थी, इसलिए आरव मेहरा ने कर्मचारी को उठाने के बाद केवल एक हल्का प्रतिरोध महसूस किया।
आरव मेहरा द्वारा हल्के प्रतिरोध को दबाने के लिए माने डालने के बाद कर्मचारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आरव मेहरा उस आध्यात्मिक जादू के उपकरण की जांच कर रहे थे। एक बार जब कोई जादू का उपकरण आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है तो वह दूसरा आकार ले लेता है। इस बिंदु पर इसकी तुलना उत्कृष्ट और विरासत के जादू के उपकरणों से नहीं की जा सकती थी। बर्निंग स्पिरिट वुड से बने शाफ्ट के आधार पर जादू के कर्मचारी के मूल्य की तुलना एबिसल मैजिक डायमंड से की जा सकती है। बर्निंग स्पिरिट वुड को माने के एक अंतहीन स्रोत के रूप में जाना जाता था। यहाँ तक कि एक छोटा सा टुकड़ा भी माने का एक अंतहीन प्रवाह प्रदान करता था। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। उस जादुई छड़ी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शीर्ष पर जड़ा हुआ कीमती रत्न था। वह मुट्ठी के आकार का एलिमेंटल एम्बर था। हे भगवान, आरव मेहरा उसे देखते ही अवाक रह गया। उसके पास पहले से ही एक एलिमेंटल एम्बर था, लेकिन उस छड़ी की तुलना में उसमें बहुत कमी थी। चाहे आकार हो या शुद्धता, वे बस एक ही स्तर पर नहीं थे। उस एलिमेंटल एम्बर में संग्रहित किए जा सकने वाले मैना की मात्रा आरव मेहरा के वर्तमान एलिमेंटल एम्बर से कम 10 गुना थी। 10 गुना। यह आरव मेहरा के उपयोग योग्य मैना के पूल में वृद्धि होगी, जो पहले से ही दुर्जय थी। और एलिमेंटल एम्बर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैना भंडारण नहीं था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रों को संग्रहित करना था। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि वह उस एलिमेंटल एम्बर के भीतर 5 हाई मैज रैंक मंत्र संग्रहित कर सकता है। जब तक उसके पास 5 हाई मैज रैंक मंत्र हैं, तब तक भले ही वह जादू के कर्मचारी की आत्मा को न जगाए, फिर भी वह बोन डेविल से लड़ने में सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से हाई मैज रैंक मंत्रों का स्रोत प्राप्त करना समस्या थी। आखिरकार हर हाई मैज इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। लेकिन आरव मेहरा के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास सेज चैप्टर था। अगर वह हाई मैज रैंक मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकता था, तो वह इसके बजाय अल्टीमेट मंत्रों का उपयोग कर सकता था। आरव मेहरा के लिए, जिसके पास सेज चैप्टर था, इस जादू के कर्मचारी का महत्व आध्यात्मिक जादू के उपकरण से भी अधिक था। लेकिन जब आरव मेहरा की नज़र कर्मचारी के पिछले हिस्से पर पड़ी, तो उसकी भौहें फिर से उभर आईं। ये वहां उत्कीर्ण काली बिजली के प्रतीक के कारण था। भाड़ में जाओ, ब्लैक टॉवर। आरव मेहरा चौंक गया। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वह उस प्रतीक के बारे में कैसे नहीं जानता जो जादू के युग के चरम के दौरान प्रसिद्ध था। काली बिजली क्षेत्र की सबसे मजबूत जादुई शक्तियों में से एक का प्रतिनिधित्व करती थी। इसने 10,000 से अधिक वर्षों तक क्लाउड टॉवर से लड़ाई लड़ी, लेकिन दोनों तरफ से कोई विजेता नहीं निकला। और जो व्यक्ति वहां गिरा वह ब्लैक टॉवर का एक उच्च जादूगर था। इस युग का ब्लैक टॉवर राज्य की कई ताकतों में से एक था, और इसे लोगों की नज़र में शीर्ष शक्ति नहीं माना जाता था। लेकिन आरव मेहरा को पता था कि ज्यादा से ज्यादा 10 साल में ब्लैक टॉवर तेजी से उभरेगा और क्लाउड टॉवर के साथ राज्य की 2 सबसे मजबूत ताकतों में से एक बन जाएगा। अपने चरम पर ब्लैक टॉवर ने राज्य के पूरे पूर्वी हिस्से और सभी आकारों के कुछ दर्जन विमानों को नियंत्रित किया। इसने अनगिनत शक्तिशाली जादूगरों को जन्म दिया, और उनकी लड़ाकू शक्ति को नोसेंट के सभी शीर्ष बलों के बीच आंका जा सकता है। आरव मेहरा ने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिए थे जब मैजाई ने पहली बार उन खून से सने कपड़ों को पाया था। आरव मेहरा सोच रहे थे कि बोन प्लेन में सबसे पहले कौन आया था। क्या यह इस घर का पूर्व मास्टर था या अगला मास्टर, लॉक मेहरा। लेकिन आरव मेहरा ने यह नहीं सोचा था कि यह ब्लैक टॉवर का कोई जादूगर हो सकता है। हालांकि वर्तमान ब्लैक टॉवर उतना दुर्जय नहीं था जितना कि 10 साल बाद होगा, लेकिन इसमें निश्चित रूप से 1 या 2 आर्कमेज होंगे। अगर उन्हें बोन प्लेन के अस्तित्व के बारे में पता चल जाता तो आरव मेहरा को इस जगह का लाभ उठाने का अवसर कभी नहीं मिलता। इसके अलावा आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से याद था कि ब्लैक टॉवर ने कभी भी बोन प्लेन को नियंत्रित नहीं किया। क्या ये हो सकता है कि ब्लैक टॉवर को सूचित करने से पहले इस जादूगर को बोन प्लेन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा? आरव मेहरा जितना अधिक इसके बारे में सोचते, यह उतना ही अजीब लगता। उन्होंने स्थिति पर विचार करते हुए अपने हाथ में आध्यात्मिक जादू के डंडे की जांच की। रुको। आरव मेहरा की नज़र जादू के डंडे के पीछे पड़ी। वह ब्लैक लाइटनिंग सिंबल से चौंक गया था और उसे ध्यान से देखने का समय नहीं मिला था। सिंबल को लंबे समय तक देखने के बाद उसे समझ में आया। ब्लैक लाइटनिंग सिंबल के बीच से एक भाला गुजर रहा था। मैं समझ गया। अब आरव मेहरा शांत हो गया। लांस और लाइटनिंग, ये प्रतीक ब्लैक टॉवर द्वारा लगभग 300 साल पहले इस्तेमाल किया गया था। उस समय ब्लैक टॉवर का सर्वोच्च अधिकारी काउंसिल ऑफ द सेवन था। बैटल में गोगास के पास 7 में से 3 सीटें थीं, जब तक कि ब्लैक टॉवर में बड़ा बदलाव नहीं हुआ। बैटल में गोगास ने घोषणा की कि वह ब्लैक टॉवर से अलग होकर 250 किलोमीटर दूर सवेज हाईलैंड में जा रहा है। उस समय से ब्लैक टॉवर ने हमेशा के लिए लांस प्रतीक खो दिया। दूसरे शब्दों में, हड्डियों का वह ढेर 300 साल से भी ज्यादा पुराना था। जब आरव मेहरा को यह याद आया तो वह तुरंत समझ गया। दरअसल वह बदकिस्मत जादूगर ब्लैक टॉवर को खबर नहीं भेज पाया था। ब्लैक टॉवर को शायद सिर्फ इतना पता था कि उसके घर में कुछ असामान्य था, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि बोन प्लेन तक जाने वाला कोई प्लेनापात है। और गोगास के जाने के कारण ब्लैक टॉवर में हो रहे नाटकीय बदलावों को शांत होने में 200 साल से ज्यादा का समय लगा। क्या ब्लैक टॉवर बोन प्लेन जैसी उपजाऊ जगह को अकेला छोड़ देता अगर उन्हें इसके बारे में पता होता? लेकिन ऐसा लगता है कि हाल के सालों में कुछ लोगों ने इस जगह पर ध्यान देना शुरू कर दिया था।
आरव मेहरा ये सोचकर भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। जब से उन्होंने ट्रांस माइग्रेट किया है तब से मोंची परिवार लगातार उनके घर को निशाना बना रहा था। फारियो के कर्ज से लेकर वाइपर नेस्ट के 9वें रैंक के जादूगर लैरी की हरकतों तक आरव मेहरा इसे कैसे नहीं देख सकते थे। चाहे फारियो हो या लैरी, उनके पीछे मोंची परिवार की छाया थी। आरव मेहरा को यह भी संदेह था कि लॉक मेहरा के जहाज के डूबने का संबंध मोंची परिवार से था या नहीं, लेकिन सौभाग्य से अभी तक सिर्फ मोंची परिवार ही था। दूसरे शब्दों में, पूरा ब्लैक टॉवर इस स्थान पर ध्यान नहीं दे रहा था, केवल ब्लैक टॉवर का एक शक्तिशाली सदस्य ही ध्यान दे रहा था। वह शक्तिशाली व्यक्ति संभवतः परिषद में सीट वाला कोई व्यक्ति था, अन्यथा वह आसानी से 2 महान कीमियागरों को मोंची परिवार की सेवा के लिए कैसे स्थानांतरित कर सकता था। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही आरव मेहरा का दिल थोड़ा कम थका हुआ था। जब तक ये पूरा ब्लैक टॉवर नहीं था तब तक ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। आरव मेहरा के पास केवल समय की कमी थी। अगर उसके पास बुक ऑफ डेथ पाने का समय होता तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं होती। वह असाधारण जादुई उपकरण न केवल बोन प्लेन की शक्ति का क्रिस्टलीकरण था, बल्कि यह पूरे बोन प्लेन का नियंत्रण केंद्र भी था। जब तक उसके हाथ में बुक ऑफ डेथ थी, आरव मेहरा बोन प्लेन को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था। किसी भी व्यक्ति या शक्ति को बोन प्लेन को छूने का मौका नहीं मिलता। तब उनका सामना न तो आरव मेहरा से होगा, न ही बोन प्लेन से, बल्कि ब्रह्मांड के प्लेन कानूनों से होगा। आरव मेहरा अब समय के खिलाफ दौड़ रहा था। एक बार जब उसके पास 5 मैजिक एरे होंगे और एक बार जब उसके पास एक हाई मैच की लड़ने की ताकत होगी, तभी आरव मेहरा बुक ऑफ डेथ की तलाश करने के योग्य होगा। जब उसके पास बुक ऑफ डेथ होगी तो आरव मेहरा को प्लेनर पाथ की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बुक ऑफ डेथ बोन प्लेन की कुंजी थी। आरव मेहरा अपनी इच्छानुसार बोन प्लेन में प्रवेश करने में सक्षम होगा और वह बोन प्लेन में जो चाहे उसे नियंत्रित करने में भी सक्षम होगा। उस समय ये ब्लैक टॉवर का वह शक्तिशाली सदस्य होगा जिसे चिंतित होना चाहिए। आरव मेहरा उससे निपटने के लिए पूरे बोन प्लेन की शक्ति का उपयोग कर सकता था, लेकिन 5 मैजिक एरे तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता थी। अगर आरव मेहरा उन्हें स्थापित करने के लिए अपनी खुद की क्षमता पर भरोसा करता तो इसमें कुछ साल लग सकते थे, और यहां तक कि उसे भी बहुत कम माना जाता। एकमात्र शॉर्टकट राजकुमार की कब्र में पुनर्जन्म की आंख थी। लगता है मुझे यहां से काम खत्म करने के बाद एक बार फिर से कारवां तैयार करके जहर कोहरे की घाटी के लिए निकलना होगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, आरव मेहरा ने राहत की भावना के साथ कर्मचारियों को इकट्ठा किया और फिर पुराने अवशेषों की खोज जारी रखी। इसमें कुछ अजीब था। वह कंकाल कम से कम 300 वर्षों से अस्थि तल में था, लेकिन उसमें मरे हुए होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। आखिरकार यह मृत्यु ऊर्जा से भरी जगह थी, इसलिए कंकाल आमतौर पर प्रचुर ऊर्जा से घिस गया होगा। लेकिन वह 2 घंटे से अधिक समय से विमान में था, इसलिए उसके पास इस तरह की पूछताछ करने का समय नहीं था। वह अस्थि तल के लिए रवाना होने से पहले जितनी जल्दी हो सके अवशेषों को लूटना समाप्त कर सकता था, अन्यथा प्लेनर पथ बंद होने के बाद वह अस्थि तल में फंस जाता। दुर्भाग्य से बाकी की फसल पिछली फसल से बहुत खराब थी। आरव मेहरा ने लंबे समय तक खोज की और केवल एक विरासत स्तर की अंगूठी पाए, लेकिन वह अभी तक प्रभाव का परीक्षण नहीं कर सकता था। वह गिल्डेड रोज पर वापस जाने के बाद ही धीरे धीरे इसका अध्ययन कर पाएगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने कुछ भी अनदेखा नहीं किया है, आरव मेहरा उठ गया और सतह पर लौटने की योजना बनाने से पहले अपने लाइट स्पेल से आसपास की जांच की। किसने सोचा होगा कि इससे कोई समस्या पैदा होगी। रोशनी पड़ते ही आरव मेहरा के पीछे की दीवार के कुछ हिस्से गिर गए। इसके तुरंत बाद आरव मेहरा को लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही है। क्या? आरव मेहरा की आंखें गोल हो गईं। ऐसी स्थिति क्या पैदा कर सकती है? गुफा में भूकंप क्यों आ सकता है? आरव मेहरा को जवाब देने में ज्यादा समय नहीं लगा। बोन डेविल, ये निश्चित रूप से बोन डेविल ही जाग रहा है इस काली बंजर भूमि में, और क्या इतना बड़ा आंदोलन पैदा कर सकता है? मैंने बहुत जल्दी जश्न मना लिया। मैं उस कर्मचारी को पाकर बहुत खुश था, इसलिए कमबख्त बोन डेविल मुझे ठंडा करने के लिए जाग गया। आरव मेहरा लगभग भागने ही वाले थे, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में एक साधारण महान जादूगर बोन डेविल के सामने एक डिश की तरह था। अगर वह बहुत धीमा होता तो उसके शरीर के कुछ अंग कट सकते थे। अगर वह जागने के बाद बोन डेविल की क्षणिक सुस्ती का फायदा नहीं उठाता तो क्या उसे बस मौत का इंतजार करना पड़ता? नहीं, जैसे ही आरव मेहरा आगे बढ़ने वाला था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जितना अधिक चिंतित होता उतनी ही तेजी से वह अपना दिमाग खो देता। बोन डेविल बाहर जाग रहा था। अगर वह बिना सोचे समझे बाहर भागता तो क्या वह उससे नहीं टकराता? बोन डेविल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। आरव मेहरा खुद ही नाश्ते के लिए खाना बना रहा होता। ये पिछली बार जैसा नहीं है। पिछली बार वह बोन डेविल से अलग होने के लिए एलिमेंटल अवतार और आग के समुद्र पर भरोसा करने में सक्षम था। इस बार उसके पास पर्याप्त तैयारी नहीं थी। अगर वह 1 घंटे से कम समय में बोन डेविल से मुक्त नहीं हो पाया तो क्या वह बोन प्लेन में फंस नहीं जाएगा? यह अच्छा नहीं है। मैं बाहर नहीं भाग सकता। आरव मेहरा ने लाइट को नियंत्रित किया और दूसरी तरफ एक संकरा रास्ता खोजने से पहले गुफा के चारों ओर जल्दी से खोज की और तुरंत उस रास्ते में भाग गया। आरव मेहरा इस रास्ते से भागने की योजना नहीं बना रहा था। ये लगभग असंभव होगा। इस तरह की एक भूमिगत गुफा कहीं भी ले जा सकती है, चाहे सतह पर या मृत अंत तक।
अगर आरव मेहरा चुन सकता था कि रास्ता कहाँ ले जाए तो वह निश्चित रूप से सतह पर भागना पसंद करेगा, लेकिन वह इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता था। आरव मेहरा ने केवल उस मार्ग में छिपने की योजना बनाई जब तक कि बोन डेविल गायब न हो जाए, फिर नो सेंट में लौटने का रास्ता तलाशने के लिए। जहां तक उस रास्ते की बात है, आरव मेहरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मार्ग से गुजरने के बाद आरव मेहरा ने लाइट को नियंत्रित करना बंद कर दिया और उसे अपने सामने 2 मीटर तैरने दिया, जबकि उसने अपने अब खाली दाहिने हाथ से जादुई छड़ी को पकड़ रखा था। सेज चैप्टर के अलावा आरव मेहरा के हाथों में सबसे शक्तिशाली वस्तु आध्यात्मिक जादू की छड़ी थी। भले ही छड़ी की आध्यात्मिकता अभी भी सो रही थी, आरव मेहरा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके हाथ में जलते हुए स्पिरिट ट्री से आने वाला मैना लगातार एलिमेंटल एम्बर में बह रहा था। उस एहसास की तुलना संगीत के एक खूबसूरत नोट से की जा सकती है। इसने लोगों को अनजाने में ही नशे में डाल दिया, लेकिन इस बार आरव मेहरा के पास इसकी सुंदरता की सराहना करने का समय नहीं था। उसने जल्दी से सेज चैप्टर निकाला और लगातार 2 फायर एरो मंत्र संग्रहित किए। आरव मेहरा ने 2 फायर एरो प्रतीकों को देखकर आराम किया। उसने जो हजारों सोल फायर एकत्र किए थे वे वास्तव में बर्बाद नहीं हुए थे। वे सोल फायर पहले से ही 2 फायर एरो मंत्रों को अल्टीमेट मंत्रों में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त थे। ये 2 अल्टीमेट मंत्र आरव मेहरा द्वारा तैयार किए गए अंतिम कार्ड थे। यदि बोन डेविल गुफा में उसकी आभा का अनुसरण करता है तो आरव मेहरा को अपने पास मौजूद चीजों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। सामान्य परिस्थितियों में आरव मेहरा की वर्तमान ताकत बोन डेविल से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह केवल संकीर्ण इलाके के साथ साथ सेज चैप्टर में संग्रहित 2 अल्टीमेट स्पेल पर भरोसा कर सकता था। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद आरव मेहरा रुक गया और अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए एक गहरी सांस ली। अभी केवल 2 संभावनाएं थीं। बोन डेविल कुछ समय के लिए पागल होने के बाद अपनी नींद में वापस आ सकता था, या वह किसी जीवित प्राणी की आभा को महसूस कर सकता था और आरव मेहरा का पीछा करते हुए गुफा में जा सकता था। पहला विकल्प स्वाभाविक रूप से आरव मेहरा के लिए आदर्श विकल्प होगा। दूसरे का मतलब होगा कि उसे अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। गुफा के हिलने के साथ ही सेकंड बीतते गए, लेकिन आरव मेहरा के चेहरे पर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। वह उन्हें सुन सकता था। बोन डेविल के कदमों की आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। वे भारी कदम आरव मेहरा के सिर में गूंज रहे थे। हर कदम उसके दिमाग पर और दबाव डाल रहा था। तभी एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिसने पूरी गुफा को हिलाकर रख दिया। भाड़ में जाओ, आरव मेहरा ने गाली दी। उसे पता था कि बोन डेविल ने उसे पा लिया है। वह दहाड़ उसके इलाके में किसी के घुसने पर गुस्से से भरी थी, लेकिन उसमें शिकार की खोज का उत्साह भी था। ये पिछली बार की तरह ही दहाड़ थी। आरव मेहरा ने अपने सामने के मार्ग को देखा, फिर एक बार खाली गुफा को देखा और कुछ देर सोचने के बाद उसने थोड़ा और अंदर जाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि उनके बीच कुछ दूरी बनाकर बोन डेविल के लिए उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, और उसने ये भी योजना बनाई कि अगर उसे बोन डेविल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना पड़ा तो वह संकरे मार्ग का इस्तेमाल करके उसकी मदद करेगा। आखिरकार उसके हाथ में 2 अल्टीमेट स्पेल थे। उसके पास बोन डेविल के खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं थी। अजीब, कुछ दर्जन मीटर अंदर जाने के बाद आरव मेहरा के चेहरे पर कुछ संदेह दिखाई दिया। बाहर की तुलना में रास्ता बहुत चिकना था। ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ नहीं लग रहा था, यह मानव निर्मित लग रहा था। निश्चित रूप से दीवारों की सतह पर लोहे के बर्तनों के कुछ निशान देखे जा सकते थे। क्या ब्लैक टॉवर के हाई मैज ने इसे तराशा होगा? उसने सोचा। उद्धरण ... नहीं, एक उच्च जादूगर के पास उस तरह की शारीरिक शक्ति नहीं होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि दीवारों को कीमिया कठपुतलियों द्वारा तराशा गया था। लेकिन अगर यह कीमिया कठपुतलियों द्वारा किया गया था तो वह बाहर ऐसी कठपुतलियों के अवशेष क्यों नहीं खोज सका? भले ही यह प्रचुर मृत्यु ऊर्जा वाला बोन प्लेन था, कीमिया कठपुतलियां कुछ 100 वर्षों में नष्ट नहीं हो सकती थीं। क्या ये हो सकता है कि अगर मैं और गहराई में जाऊं तो अभी भी कुछ हो? आरव मेहरा ने फैसला किया कि किसी भी मामले में बोन डेविल से बचने के लिए अंदर गहराई में जाना सबसे अच्छा उपाय था। अगर उसे वाकई वे कीमिया कठपुतलियां मिल गईं और उन्हें फिर से चालू करने का कोई तरीका मिल गया तो वह उनका इस्तेमाल सतह पर जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता खोदने में कर सकता है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए आरव मेहरा लगभग 30 मीटर गहराई में गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि बोन डेविल को किसी जीवित प्राणी की आभा का स्रोत मिल गया है और अब वह खड़ी ढलान से होते हुए धीरे धीरे गुफा की गहराई में प्रवेश कर रहा था। भारी पदचाप, एक भयावह दहाड़, दोनों को सुनकर आरव मेहरा के दिमाग पर बहुत दबाव पड़ा, लेकिन उसने खुद को पीछे मुड़कर न देखने के लिए मजबूर किया। मरे हुए लोगों में बोन डेविल इंसानों के प्रति बहुत संवेदनशील थे। बस पीछे मुड़ने की क्रिया से ही वास्तव में उसका सटीक स्थान पता चल सकता था। आरव मेहरा संकरे रास्ते पर चलते रहे और जैसे ही वह सोच रहे थे कि यह कितना आगे जाएगा, ये और अधिक विशाल हो गया। बाद में आरव मेहरा ने एक आकृति देखी जो प्लेट कवच पहने हुए थी और एक भला पकड़े हुए थी। गौगास को ठीक कर दिया गया। ये जादूगरों का एक समूह है, न कि एक व्यक्ति। _ प्लेट कवच, लांस, गौगास बैटल मेज। आरव मेहरा चौंक गए और अवचेतन रूप से आध्यात्मिक जादू के कर्मचारी को उठाया, जिसके सिरे पर फ्लेम बर्स्ट की लपटें टिमटिमा रही थीं। लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आरव मेहरा ने देखा कि लांस पकड़े हुए ये बख्तरबंद सिलहुट वास्तव में गतिहीन था।
ये वास्तव में एक पौराणिक गोगास बैटल मैच था और वह आरव मेहरा के फ्लेम बर्स्ट के सामने बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। इसका क्या मतलब था? क्या ये हो सकता है एक और कंकाल? आरव मेहरा ने थोड़ा संदेह महसूस करते हुए अपने फ्लेम बर्स्ट के कास्ट को बाधित किया, लेकिन उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने हाथ में सेज चैप्टर को कसकर पकड़ रखा था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसके अंदर मौजूद फायर एरो सक्रिय हो जाएंगे। वे असली अल्टीमेट स्पेल थे और उनकी शक्ति उनके फ्लेम बर्स्ट से कहीं ज्यादा थी। यह आरव मेहरा की अत्यधिक सावधानी नहीं थी। इन गोगास बैटल मैच को पूरी जादू सभ्यता में काफी अपरंपरागत माना जा सकता है। उन्होंने कभी कोई जादू का ज्ञान नहीं सीखा या कोई जादू शोध नहीं किया। उनके पास अपनी खुद की लिखित भाषा भी नहीं थी। वे सच्चे बर्बर लोगों का समूह थे। उनकी सामाजिक व्यवस्था अभी भी आदिवासी स्तर पर थी, लेकिन ये बर्बर लोगों का समूह था जिसे जन्मजात जादू कौशल का आशीर्वाद मिला था। लगभग हर गोगास बैटल मैच जादूगर स्तर के मान संचय के साथ पैदा हुआ था। एक बार जब वे वयस्क हो गए तो उनका मान संचय महान जादूगर स्तर तक पहुंच गया। यह उल्लेख करना आवश्यक था कि यह ध्यान या प्रशिक्षण के बिना होगा। ये सब जन्मजात मान था। ये साधारण जादूगरों को ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त था। सबसे भयावह हिस्सा यह था कि गोगास बैटल मैच बेहद अत्याचारी शारीरिक शक्ति के साथ पैदा हुए थे। वे सभी प्रकार के हथियारों और सभी भारी कवचों का उपयोग कर सकते थे। जब वे युद्ध के मैदान में शामिल हुए तो ऐसा लगा जैसे बख्तरबंद जानवर लड़ाई में शामिल हो गए हों, और इसके अलावा वे बख्तरबंद जानवर सभी प्रकार के मंत्रों को फायर कर सकते थे। ऐसे असामान्य अस्तित्व का सामना करते हुए आरव मेहरा को लगा कि चाहे वह कितना भी सावधान क्यों न हो, इसे अत्यधिक नहीं माना जा सकता। आरव मेहरा ने डिटेक्ट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सतर्क रहे। कोई मन उतार चढ़ाव नहीं, जीवन के कोई संकेत नहीं। आरव मेहरा ने राहत की सांस ली। चाहे वह सिलहुट गोगास बैटल मैच था या नहीं, कोई खतरा नहीं था। आरव मेहरा ने आखिरकार सेज चैप्टर को पकड़े हुए हाथ को ढीला किया और आगे बढ़ गए। बोन डेविल के कदम पहले से ही करीब आ रहे थे। वह भयावह दहाड़ एक बार फिर आरव मेहरा के कानों में गूंज उठी। लेकिन इससे भी भयानक बात यह थी कि विस्तार करने के बाद मार्ग आगे नहीं बढ़ा। रास्ता खत्म हो गया था। आरव मेहरा के पास अब केवल प्रतीक्षा करने का ही विकल्प था। बोन डेविल द्वारा उसका पीछा करना छोड़ देने या उसे ढूंढने का इंतजार करना। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। गुफा और भी ज्यादा हिलने लगी और छत से पत्थर गिरने लगे, जिससे आरव मेहरा उदास हो गया। लेकिन आरव मेहरा को अभी इसकी चिंता नहीं थी। ये पता चलने के बाद कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आरव मेहरा ने एक जादूगरनी की आंख डाली। जादू के कर्मचारी के हस्तक्षेप के बिना जादूगरनी की आंख ने आसानी से अपना रास्ता वापस पा लिया। जादूगरनी की आंख ने ढलान के बीच में बोन डेविल को पाया। बोन प्लेन की अपनी पहली यात्रा की तुलना में, जहां आरव मेहरा के पास बोन डेविल को देखने का समय ही नहीं था, इस बार वह ज्यादा ध्यान से देख पा रहा था। उसने एक विशाल कई मीटर लंबा शरीर देखा जो पूरी तरह से मोटी हड्डियों से बना था। इसकी नुकीली हड्डियां अंधेरे में एक फीकी चमक के साथ टिमटिमा रही थीं। उसके शरीर पर कई दर्जन फॉस्फोरस लाइट्स थीं, जिनमें से प्रत्येक एक पागल मन उतार चढ़ाव को बिखेर रही थी। खोपड़ी के भीतर आत्मा की आग मुट्ठी के आकार की थी, जो एक विशाल मृत्यु आभा उत्सर्जित कर रही थी। यहाँ तक कि आरव मेहरा, जो ढलान के दूसरी तरफ था, घुटन महसूस कर रहा था। दो लाइट्स आंखों के गड्ढों में पागलों की तरह धड़क रही थी, अंधेरी गुफा में आगे पीछे घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे जीवित आभा की उत्पत्ति की खोज कर रही हैं। लानत है भूत! आरव मेहरा को पता था कि वह इस बार बच नहीं पाएगा। बोन डेविल ऐसा नहीं लग रहा था कि वह हार मान लेगा। भाग्यशाली होने की अपनी उम्मीदों को छोड़ने के बाद आरव मेहरा वास्तव में शांत हो गया। उसने चारों ओर देखा। उसका दिमाग पागलों की तरह काम कर रहा था। अगर मैं यहाँ बोन डेविल से लड़ता हूँ तो मेरे पास कुछ मौके हो सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो वह बहुत आश्वस्त नहीं था। हालांकि यह मार्ग उसके लिए फायदेमंद था, लेकिन ये केवल एक छिपकर हमला करने के लिए अच्छा था। 2 अग्नि बाण, जिन्हें अंतिम मंत्रों में अपग्रेड किया गया है, साथ ही एक तैयार फ्लेम बैरियर से होने वाले नुकसान, शायद वह सब कुछ कर सकता है जिसे वह देखे जाने से पहले कर सकता है। उसके बाद उसे कई दर्जन डार्क फायर बुलेट्स की बमबारी से पीड़ित होना पड़ेगा। उस समय मंत्रों का जाप करना जटिल हो सकता है और उसे वास्तव में अनंत काल तक बोन प्लेन में रहना पड़ सकता है। ये बहुत अच्छा होता अगर उसके बगल में मौजूद गोगास बैटल में जभी भी जीवित होता। अपनी अत्याचारी शारीरिक शक्ति के साथ बोन डेविल को रोकना कोई समस्या नहीं हो सकती थी, और शायद उन दोनों की शक्ति के साथ उनके पास बोन डेविल से छुटकारा पाने की ताकत हो सकती थी। बैटल मेज की ओर अपना ध्यान वापस खींचते हुए आरव मेहरा अचानक चौंक गया। उसके चेहरे पर सदमा छा गया। अजीब बात है, इस गोगास बैटल मेज के शरीर में सड़न की जरा सी भी गंध नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि जंगल के पसंदीदा लोगों के शरीर सालों बाद भी सड़ते नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। यह मौत की ऊर्जा से भरा बोन प्लेन है। यहाँ कोई भी चीज 10 गुना तेजी से सड़ती है। गोगास बैटल मेज की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक ड्रैगन की लाश भी 300 साल बाद दूसरे बोन ड्रैगन में बदल जाएगी। आरव मेहरा की आंखें अचानक चमक उठीं। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि इस आध्यात्मिक जादू के कर्मचारी का इतना शक्तिशाली मन मजबूत करने वाला प्रभाव क्यों होगा। उसका रास्ता मानव निर्मित क्यों दिखता है और इतने सालों बाद भी उस गोगास बैटल मेज का शरीर क्यों सड़ता नहीं है।
उसके संदेह अचानक दूर हो गए। ये सब इसलिए था क्योंकि उसके बगल में बैठा गोगास बैटलमेज कोई जीवित व्यक्ति नहीं था। जब आरव मेहरा के विचार इस बिंदु पर पहुंचे तो वह गोगास बैटलमेज के प्लेट कवच को उठाने के लिए दौड़ा। बिल्कुल, आरव मेहरा अवचेतन रूप से लगभग एक कदम पीछे हट गया। उसके सामने जो दिखाई दिया वह सोने के सार से बना एक आश्चर्यजनक कंकाल था। कंकाल पर कई कीमिया सरणियां उकेरी गई थीं, उनमें से प्रत्येक कम से कम मास्टर कीमियागर स्तर की थी। अगर बाहरी दुनिया में ऐसा कोई सोने का सार निर्माण दिखाई देता तो यह बहुत बड़ी हलचल पैदा कर देता। ये सभी कीमियागरों को बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन आरव मेहरा के पास इस समय इसकी परवाह करने का समय नहीं था। उसकी नज़र केवल सरणियों पर पड़ी और उसने जल्दी से उस कीमिया कठपुतली के मनस्रोत का स्थान ढूंढ लिया। जैसा कि आरव मेहरा ने उम्मीद की थी, मनस्रोत पूरी तरह से खाली था। अब उसे बस एक और चीज की जरूरत थी। हर कीमिया कठपुतली के पास अद्वितीय नियंत्रण रून थे। विभिन्न प्रकार की कीमिया कठपुतलियों में अलग अलग संख्या में नियंत्रण रून थे। उदाहरण के लिए, गिल्डेड रोज द्वारा निर्मित खनन कीमिया कठपुतलियों में केवल 3 या 5 नियंत्रण रून थे और वे केवल अयस्क निकालने और परिवहन जैसे कुछ प्रकार के निर्देशों को पूरा कर सकते थे। लेकिन कुछ युद्ध कठपुतलियों के नियंत्रण रून बहुत अधिक जटिल होंगे और संख्या कई दर्जन या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। चूंकि युद्ध कठपुतलियां खुद से नहीं सोच सकती थीं, इसलिए केवल पर्याप्त नियंत्रण रून होने से ही वे किसी भी स्थिति के अनुकूल होने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो सकती थीं। अब आरव मेहरा के पास जो कमी थी वह थी नियंत्रण रून। यह एक अनसुलझी समस्या लगती है। 300 से अधिक वर्षों से बंद कीमिया कठपुतली के नियंत्रण रून को खोजना एक असंभव कार्य था। लेकिन आरव मेहरा वास्तव में मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए उसने इनहेरिटेंस रिंग निकाली। बहुत स्पष्ट है, नोसेंट के सभी में केवल ब्लैक टॉवर ही गोगास बैटलमेज कठपुतली मॉडल तैयार करने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में, जो अवशेष उसे पहले मिले थे वे संभवतः इस कीमिया कठपुतली के मास्टर के थे। उस मास्टर ने 2 आइटम पीछे छोड़े थे, एक आध्यात्मिक स्तर का जादू का कर्मचारी जो उस कीमिया कठपुतली का मन स्रोत था, और एक इनहेरिटेंस स्तर की अंगूठी जिसका अध्ययन करने के लिए आरव मेहरा के पास अभी तक समय नहीं था। लेकिन अगर इसमें कीमिया कठपुतली के नियंत्रण रून नहीं थे तो यह और क्या हो सकता था? आरव मेहरा ने आगे सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाया और इनहेरिटेंस रिंग निकाल ली। मैजिक एरे के घूमने के तहत मन अंगूठी में डाला गया और एक क्लिक के साथ आरव मेहरा के कानों में एक गहरी नैसद ध्वनि गूंज उठी। 1, 2, 3, 4। आरव मेहरा को उम्मीद नहीं थी कि कीमिया कठपुतली में कुल 130 नियंत्रण रून होंगे। इसके अलावा उन 130 नियंत्रण रूनों को कुछ परतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक परत पहले की तुलना में अधिक सटीक थी। अधिकांश निम्नतम नियंत्रण रूनों को कीमिया कठपुतली में कास्टिंग कौशल जोड़ने के लिए संशोधित भी किया जा सकता था। ये काफी प्रभावशाली था, एक जादूगर के कास्टिंग कौशल के साथ साथ कीमिया कठपुतली के सामान्य लाभों के बराबर। स्वाभाविक रूप से शर्त यह थी कि कीमिया कठपुतली के स्वामी को पहले से ही उस कौशल में महारत हासिल होनी चाहिए। आरव मेहरा के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। सभी नियंत्रण रूनों को याद करने के बाद आरव मेहरा ने अंगूठी वापस अपनी जेब में रख ली। ये पहली बार था जब उसने बोन डेविल के जागने के बाद से वास्तव में आराम महसूस किया था, क्योंकि वह जानता था कि अब उसके पास उससे लड़ने की शक्ति है। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो वह पहले से ही नेदर आयरन वेन को पकड़ने में सक्षम हो सकता है। उसने कीमिया कठपुतली के शरीर में जादू की छड़ी डाली। विशाल एलिमेंटल एम्बर ने मैना स्रोत के लिए खाली जगह को भर दिया। एक झरने की तरह बड़ी मात्रा में मैना बह निकला और 3 सेकंड बाद कीमिया कठपुतली की उंगली हिल गई। 10 सेकंड बाद गोल्ड एसेंस फ्रेम की सरणियां प्रकाश से विकीर्ण होने लगीं। 30 सेकंड के बाद एलिमेंटल एम्बर द्वारा उत्सर्जित चमक के तहत कीमिया कठपुतली का शरीर भयंकर रूप से हिल गया। रिचार्ज, हमला। आरव मेहरा ने आध्यात्मिक जादू की छड़ी निकाली और साथ ही नैसब भाषा में नियंत्रण रूनों के माध्यम से आदेश दिया। मूल रूप से कठोर शरीर तुरंत सीधा हो गया और आश्चर्यजनक गति से मार्ग पर भागने से पहले अपने शरीर के बगल में गोल्ड एसेंस लांस को पकड़ लिया। आरव मेहरा को आखिरकार समझ में आ गया कि रास्ता कैसे बनाया गया था और इसे वास्तव में खुदा हुआ नहीं कहा जा सकता था। अपने भारी प्लेट कवच के साथ कीमिया कठपुतली एक बख्तरबंद बुलडोजर की तरह थी। उसके हाथ में 3 मीटर के लांस से एक झटका आसानी से धरती को चीरने के लिए पर्याप्त था। बस एक पल में वह संकीर्ण मार्ग के 100 मीटर या उससे अधिक की दूरी से उड़ गया। जैसे ही कीमिया कठपुतली अंदर घुसी, बोन डेविल दूसरी तरफ से अंदर आया। भयावह दहाड़ ने उस संकरी जगह को भर दिया। खाली सॉकेट के भीतर 2 फास्फोरस लाइटें स्पंदित हुईं, क्योंकि कई दर्जन डार्क फायर बुलेट उसके चारों ओर घूम रहे थे, बिल्कुल भयावह विलो विस्प की तरह। जब कीमिया कठपुतली दिखाई दी तो बोन डेविल स्पष्ट रूप से विचलित था। बोन डेविल की ताकत एक उच्च जादूगर के समान होने के बावजूद वह लगभग उतना बुद्धिमान नहीं था। अपने दयनीय दिमाग के साथ इस कीमिया कठपुतली जैसे अजीब अस्तित्व को समझना वास्तव में मुश्किल था। यह कोई मरे हुए प्राणी नहीं था, लेकिन न ही यह कोई जीवित जीव था। फिर भी यह आश्चर्यजनक रूप से मन में उतार चढ़ाव कर रहा था। वह किस तरह का प्राणी था? हालांकि कीमिया कठपुतली बोन डेविल के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। गोल्ड एसेंस लांस ने बोन डेविल के विशाल शरीर को उड़ा दिया। दीवार से टकराने पर एक गहरी आवाज गूंजी।
लेकिन बोन डेविल एक शक्तिशाली मरे हुए जीव के रूप में एक उच्च जादूगर की ताकत के योग्य था। इतने भारी प्रहार से मारे जाने के बाद ये केवल क्रोध में दहाड़ता हुआ वापस खड़ा हो गया। कीमिया कठपुतली के प्रहार ने स्पष्ट रूप से काले बंजर भूमि के इस आधिपत्य को क्रोधित कर दिया था। दो रोशनी जल रही थी क्योंकि यह गुस्से में दहाड़ते हुए कीमिया कठपुतली की ओर भागा। एक और गहरी टक्कर गूंजी जब दो गैर मानव जीव एक दूसरे से टकराए। काले बंजर भूमि का एक आधिपत्य डार्क फायर बुलेट को नियंत्रित करता है और एक कीमिया कठपुतली एक गोल्ड एसेंस लांस को नियंत्रित करती है। ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी, फिर भी ये पहले से ही एक हताश लड़ाई की तरह लग रही थी। जब भी दो लड़ाके टकराते तो ऐसी तेज आवाजें निकलती जो किसी को भी सुन्न कर देती। उस लड़ाई में रक्षा का कोई हिस्सा नहीं था और वे केवल अपने हमलों के साथ पूरी ताकत से आगे बढ़े। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि एक महान तलवारबाज भी इसे देखकर पीला पड़ जाए। बोन डेविल अपने शरीर से गोल्ड एसेंस लांस को गुजरने देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी खुद की डार्क फायर बुलेट्स जमीन पर उतरें और कीमिया कठपुतली डार्क फायर बुलेट्स को अपने शरीर पर लगने देगी ताकि बोन डेविल पर वार कर सके। धूल के बीच बोन डेविल की छाती पर एक भयावह छेद देखा जा सकता था क्योंकि उसकी 3 पसलियां पहले ही टूट चुकी थीं। स्वाभाविक रूप से कीमिया कठपुतली की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मोटी गोल्ड एसेंस प्लेट कवच पहले से ही कई स्थानों पर भारी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसके पेट में एक नुकीली हड्डी भी चुभ रही थी। आरव मेहरा लगातार नियंत्रण रूनों का जाप करते हुए लंबे मार्ग से नीचे चला गया, अपने हाथों में आध्यात्मिक जादू के कर्मचारी और ऋषि अध्याय को कसकर पकड़े हुए। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास केवल एक ही मौका है। अगर वह उस अवसर को चूक जाता तो कीमिया कठपुतली चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो, उसके पास बोन प्लेन में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आखिरकार ये कीमिया कठपुतली केवल एक रैंक ग्रेड मैज और 5वीं रैंक ग्रेड स्वॉर्ड्समैन स्तर पर थी। एक बोन डेविल की तुलना में जो एक उच्च जादूगर के साथ मुकाबला कर सकता था, यह अभी भी काफी दूर था। ऐसा लग रहा था कि कीमिया कठपुतली इस समय बोन डेविल के लिए एक मैच थी, लेकिन आरव मेहरा को पता था कि यह कीमिया कठपुतली की अंतर्निहित ताकत के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हर सेकंड 3 नियंत्रण रूनों में हेरफेर कर रहा था। दूसरे शब्दों में आरव मेहरा का नियंत्रण अपनी सीमा तक बढ़ा दिया गया था, जिससे कीमिया कठपुतली की लड़ने की शक्ति में जबरदस्ती सुधार हुआ। लेकिन इस तरह की वृद्धि संभवतः लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। आखिरकार 130 नियंत्रण रून थे और एक ऐसी लड़ाई में जहां कुछ भी पत्थर में तय नहीं था, हर नियंत्रण रून का इस्तेमाल गलतियों के लिए कोई जगह नहीं रखते हुए पूरी तरह से किया जाना था। भले ही वह आरव मेहरा था, लेकिन बिना कोई गलती किए इतनी तीव्र लड़ाई को जारी रखना अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता था। वह लड़ाई भयंकर लग रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव अभी भी कीमिया कठपुतली को नियंत्रित करने वाले आरव मेहरा पर था। सौभाग्य से उसे उस अवसर के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक और तीखे संघर्ष के बाद दोनों एक बार फिर उलझ गए। चमकदार गोल्ड एसेंस लांस ने एक चमकदार लौ पकड़ी जो बोन डेविल की छाती को छेदती हुई निकल गई। भयंकर अग्नि तत्व फूट पड़े और बोन डेविल ने एक करुण चीख निकाली। क्रोध से भरकर बोन डेविल ने अपनी छाती में लगे भले को देखा और भयंकर तरीके से झपट्टा मारा, जिससे कीमिया कठपुतली गिर गई। एक के बाद एक टकराव की आवाजें गूंजने लगीं। जैसे जैसे मोटी हड्डीदार मुट्ठी कीमिया कठपुतली के शरीर पर वार करती रही, आवाजें और भी भयंकर होती गईं। गोल्ड एसेंस कवच का सबसे मोटा हिस्सा पहले ही धंस चुका था और जब भी मोटी मुट्ठी जमीन पर गिरती, गुफा हिल जाती। सामान्य परिस्थितियों में आरव मेहरा निश्चित रूप से कीमिया कठपुतली को बोन डेविल से अलग होने का आदेश देते, क्योंकि अगर वह आगे बढ़ता रहा तो कठपुतली नुकसान से उबर नहीं पाएगी। लेकिन इस बार आरव मेहरा ने वास्तव में कठपुतली को बोन डेविल के साथ उलझे रहने का आदेश दिया। कीमिया कठपुतली ने भी पागलपन से हमला किया। गोल्ड एसेंस लांस ने बोन डेविल को सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर और गहराई से छेदा, लगातार फायर मैजिक तत्वों के साथ फटा। ऐसा लग रहा था जैसे बोन डेविल की छाती के भीतर आतिशबाजी की जा रही हो, प्रत्येक फटने के बाद एक शोकपूर्ण चीख सुनाई दे रही हो। अब लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर आखिरकार सामने आ गया था। आरव मेहरा ने अपने हाथों में आध्यात्मिक जादू की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और बर्निंग स्पिरिट वुड से उसके शरीर में बड़ी मात्रा में मैना डाला। आरव मेहरा ने फिर अपने दूसरे हाथ में सेज चैप्टर को सक्रिय किया। पत्थर की पट्टिका पर फायर एरो का जादुई प्रतीक टिमटिमा रहा था। एक वूश सुनाई दे रहा था, लेकिन बोन डेविल की तेज चीखों के कारण यह मुश्किल से ध्यान देने योग्य था। लेकिन इस फायर एरो ने आग की लपटों का एक लंबा निशान बनाया, क्योंकि यह हवा को चीरता हुआ बोन डेविल की खोपड़ी से टकराया। एक महान जादूगर के सामने एक बोन डेविल का शरीर लगभग अटूट था, क्योंकि यह चौंकाने वाला कठोर था और इसमें भयावह प्रतिरोध था। भले ही बोन डेविल के शरीर पर फ्लेम बर्स्ट फट जाए, लेकिन ये केवल एक जले हुए निशान को पीछे छोड़ देगा। लेकिन यह एक फायर एरो था जो सेज चैप्टर की बदौलत एक अल्टीमेट स्पेल बन गया था, और यह अब एक हाई मैच स्पेल की शक्ति के साथ फट रहा था। केवल एक धमाका सुना गया, क्योंकि पहला फायर एरो बोन डेविल की खोपड़ी पर लगने पर फट गया और हड्डियों के टुकड़ों के साथ लपटें फैल गईं। खोपड़ी में फायर एरो द्वारा एक छेद ड्रिल किया गया था जो एक महान जादूगर को निराश कर सकता था। बोन डेविल ने अपनी अचानक चोट के कारण एक दर्दनाक चीख निकाली और क्षण भर के लिए अपने नीचे कीमिया कठपुतली पर ध्यान नहीं दे सका, जिससे वह पास की पत्थर की दीवार पर उड़ गया।
उस समय बोन डेविल ने अपना शरीर पहले ही घुमा लिया था, उसकी फॉस्फोरस लाइटें पागलों की तरह जल रही थीं और वे आरव मेहरा को घूर रहे थे। जैसे ही वह आरव मेहरा पर झपट पड़ा, उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसके पैरों के नीचे गुफा हिल गई। जिस रास्ते पर आरव मेहरा छिप गया था वह सिर्फ 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा ऊंचा था, जबकि बोन डेविल का शरीर कई मीटर तक पहुंच गया था, इसलिए आमतौर पर वह तेजी से अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन बोन डेविल बहुत शक्तिशाली था। वह तेजी से अंदर घुसने के दौरान पूरी तरह से रुका नहीं था और उसका आधा शरीर अभी भी अंदर घुसने में कामयाब रहा। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि दोनों भुजाओं पर बोन ब्लेड पहले ही दिखाई दे चुके थे। जैसे जैसे दोनों भुजाएं आगे पीछे हिलती गईं, पत्थर की दीवारों से चटकने की आवाजें सुनाई देने लगी क्योंकि टुकड़े नीचे गिरते रहे और कुछ ही समय में लगभग 1 मीटर लंबा रास्ता 2 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक फैल गया। उस समय आरव मेहरा और बोन डेविल के बीच की दूरी 5 मीटर से भी कम थी। अगर वह अपनी 2 बोन ब्लेड को कुछ और बार घुमाता रहा तो आरव मेहरा जल्द ही बोन डेविल की दया पर होगा। लेकिन आरव मेहरा स्थिर रहा, मानो उसने पागल बोन डेविल को देखा ही न हो। उसके हाथ में मौजूद आध्यात्मिक जादू की छड़ी रोशनी से चमक रही थी और उसके शरीर में भारी मात्रा में मैना लगातार बह रही थी। सेज चैप्टर पर दूसरा जादू का प्रतीक चमकने लगा। इसके बाद एक और वूश सुनाई दिया। एक बार फिर अग्नि बाण ने बोन डेविल की खोपड़ी पर वार किया, लेकिन इस बार उसके मार्ग को रोकने के लिए कोई हड्डी नहीं थी और आत्मा अग्नि, जो मरे हुए जीवों का स्रोत है, पूरी तरह से नग्न थी, आरव मेहरा के सामने उजागर हुई। अग्नि बाण और आत्मा अग्नि के टकराने के क्षण में परम मंत्र की शक्ति प्रदर्शित हुई। एक बहुत तेज आवाज गूंजी जब आरव मेहरा को लगा कि गर्मी की लहर ऊपर आ रही है। आग की लपटें आरव मेहरा के दृश्य क्षेत्र में भर गईं, क्योंकि इस समय जीवंत अग्नि तत्व गा रहे थे। उग्र रूप से दहाड़ता हुआ बोन डेविल शांत हो गया, जैसे किसी ने उसकी सारी शक्ति खत्म कर दी हो। हड्डियां नीचे गिर गईं और आत्मा अग्नि जलना बंद हो गई। बोन डेविल का जीवन वहीं समाप्त हो गया, आखिरकार खत्म। उसी समय जब बोन डेविल गिर गया, आरव मेहरा जमीन पर बैठ गया, लालच से बची हुई आत्मा अग्नि को सोख रहा था। 2 बार इस्तेमाल किए जाने के बाद आध्यात्मिक जादू के कर्मचारी को सजाने वाले एलिमेंटल एम्ब में मैना पहले ही समाप्त हो चुका था। फिर भी आरव मेहरा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह केवल हाँफते हुए जमीन पर बैठ सकता था। हालांकि उसने उस लड़ाई में केवल 2 मंत्रों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने जो दबाव झेला वह 200 मंत्रों के इस्तेमाल से कहीं ज्यादा था। 2 अल्टीमेट मंत्र आरव मेहरा के आखिरी कार्ड थे। अगर वह उनसे बोन डेविल की सोल फायर को नष्ट नहीं कर पाता तो उसके पास वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती। जीवन और मृत्यु के बीच मंडराते हुए दबाव, यहाँ तक कि आरव मेहरा, जो जादू के युग के अंत में अनगिनत बार मुश्किलों से गुजरा था, वह कुछ ऐसा था जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। अब जब ये लड़ाई खत्म हो गई थी तो आरव मेहरा को ऐसा लग रहा था कि वह गिर जाएगा। आरव मेहरा ने पूरे 10 मिनट आराम किया। 10 मिनट के बाद आरव मेहरा अपनी कमजोरी की स्थिति से उबर गया था। बेहतर महसूस करने के बाद उसने सबसे पहले कीमिया कठपुतली के नुकसान की जांच नहीं की, बल्कि बोन डेविल की लाश को देखा। आरव मेहरा के लिए इस यात्रा का सबसे बड़ा इनाम तय समय से पहले बोन डेविल से छुटकारा पाना था। अब न केवल वह 1 महीने पहले डार्क आयरन वेन की खनन शुरू कर सकता था, बल्कि वह बुक ऑफ डेथ को 1 महीने आगे बढ़ाने की योजना को भी आगे बढ़ा सकता था। हालांकि सोल फायर पहले ही नष्ट हो चुका था, लेकिन जब आरव मेहरा बोन डेविल की लाश के बगल में बैठा तो उसे अभी भी डेथ एनर्जी का रिसाव महसूस हो रहा था। सोल फायर के नष्ट होने के बाद भी बची हुई डेथ एनर्जी की मात्रा बेहद चौंकाने वाली थी। आरव मेहरा बोन डेविल की शक्ति के बारे में पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, इसलिए उसने अपनी उम्मीदें अनडेड प्रीडेटर क्षमता पर नहीं रखी थीं। वह चार्ल्स द कॉन्करर नहीं था जिसने अनडेड प्लेन के सभी अनडेड को खत्म कर दिया था। आरव मेहरा की अनडेड प्रीडेटर क्षमता वर्तमान में कम स्तर के अनडेड प्राणियों के खिलाफ कुछ प्रभाव दिखाएगी। बोन डेविल जैसे हाई मैच के बराबर के अस्तित्व को डराना चाहता था। शायद बोन प्लेन पर विजय प्राप्त करने के बाद आरव मेहरा को उस मैना पर अधिक भरोसा था जिसे उसने नियंत्रित किया था, न कि उस क्षमता पर जिसे उसने अभी तक मास्टर नहीं किया था। बिल्कुल, बोन डेविल के पास बैठने के बाद आरव मेहरा ने जल्दी से वह चीजें पा ली जो वह चाहता था। आरव मेहरा ने डार्क फायर बुलेट्स पाई जो बोन डेविल के शरीर से कभी बाहर नहीं निकली। उन डार्क फायर बुलेट्स को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि गोलियों का अस्तित्व ही मुख्य कारण था कि बोन डेविल हाई मैच से मुकाबला कर सकता था। वे मृत्यु ऊर्जा से संघनित थे और बोन डेविल को कितने सालों से घेरे हुए थे कौन जानता है। वे पहले से ही मरे हुए जीवों के विशिष्ट शव विष से संक्रमित थे। आरव मेहरा की नज़र में इनमें से प्रत्येक डार्क फायर बुलेट एक शानदार जादू के उपकरण के बराबर थी। वे एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं थीं जिनकी शक्ति आध्यात्मिक जादू के उपकरण से बहुत कम नहीं थी। केवल सोने के सार से बनी उस राक्षसी कीमिया कठपुतली जैसी कोई चीज ही कुछ डार्क फायर बुलेट को बिना गिरे झेल सकती थी। अगर आरव मेहरा हिट लेने की कोशिश करता तो कुछ तो छोड़िए, वह एक भी नहीं सह पाता। आरव मेहरा को बोन डेविल के बगल में 23 डार्क फायर बुलेट मिली। बोन डेविल की मृत्यु के बाद इन डार्क फायर बुलेट ने अपनी मृत्यु ऊर्जा का स्रोत खो दिया और जेट ब्लैक हो गईं। वे ठंडी और खुरदरी थीं, मुश्किल से ही आकर्षक थीं, लेकिन आरव मेहरा जानता था कि ये साधारण गोलियां तब भी चौंकाने वाली मारक क्षमता के साथ फट सकती हैं, जब तक कि उनमें थोड़ा सा में ना हो।
अधिग्रहण से बहुत संतुष्ट महसूस करते हुए आरव मेहरा ने गोलियां अपनी जेब में रख लीं। वह 2 बोन ब्लेड को फाड़ना भी नहीं भूला और उन्हें कीमिया कठपुतली की भुजाओं पर स्थापित कर दिया। गौगास बैटल मैच के बाद तैयार की गई वह कीमिया कठपुतली अब उतनी शक्तिशाली नहीं दिखती थी जितनी आरव मेहरा ने पहली बार देखी थी। इसका गोल्ड एसेंस प्लेट कवच बोन डेविल के वार से इतना विकृत हो गया था कि अब ये काफी अजीब लग रहा था। सबसे डरावना हिस्सा गोल्ड एसेंस फ्रेम था, जो थोड़ा मुड़ा हुआ था। यह अब पहले की तरह फुर्ती से नहीं चल सकता था। आरव मेहरा को नुकसान से निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं मिल पाया। आखिरकार ये बोन प्लेन था। अगर कोई मरे हुए जीवन रूप की तलाश में होता तो वह उसे आसानी से यहाँ पा सकता था, लेकिन यहाँ आसानी से इस्तेमाल होने वाली मरम्मत सामग्री नहीं थी। बेहतर समाधान की कमी के कारण आरव मेहरा केवल कीमिया कठपुतली को एक तरफ रख सकता था और नोसेंट में वापस जाने के बाद इसे ठीक करने का तरीका सोच सकता था। एक बार ऐसा करने के बाद आरव मेहरा ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आखिरी जांच की कि बोन डेविल की लाश से इकट्ठा करने लायक कुछ और नहीं है, और फिर जमीन से सेज चैप्टर और स्पिरिचुअल मैजिक स्टाफ उठाया। क्या, लेकिन आरव मेहरा को तब कुछ गड़बड़ लगी जब उसने सेज चैप्टर उठाया। उसने देखा कि सेज चैप्टर पर एक तीसरा अल्टीमेट स्पेल स्लॉट दिखाई दिया था। जब आरव मेहरा ने पहली बार सेज चैप्टर को पकड़ा तो केवल एक अल्टीमेट स्पेल स्लॉट था। 1000 से अधिक कंकाल योद्धाओं की आत्मा की आग को इकट्ठा करने के बाद एक दूसरा स्लॉट दिखाई दिया था। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया था कि तीसरे अल्टीमेट स्पेल स्लॉट के प्रकट होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन उसने यहां बोन डेविल का सामना करने और उसे हराने की उम्मीद नहीं की थी, और उसकी सोल फायर को नष्ट करने के बाद अधूरी सोल फायर ने समय से पहले ही तीसरा स्लॉट प्रकट कर दिया। यह आरव मेहरा के लिए 23 डार्क फायर बुलेट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। हालांकि डार्क फायर बुलेट एक स्पिरिचुअल मैजिक टूल के हमले के बराबर थे, लेकिन सेज चैप्टर एक असाधारण घटक था। तीसरे अल्टीमेट स्पेल स्लॉट की उपस्थिति ने आरव मेहरा की शक्ति को और भी बढ़ा दिया। पिछली लड़ाई के आधार पर अगर आरव मेहरा एक अतिरिक्त अल्टीमेट स्पेल का उपयोग करने में सक्षम होता तो लड़ाई कई गुना आसान हो जाती। हो सकता है कि उसे कीमिया कठपुतली की जरूरत न हो। लगातार 3 अल्टीमेट स्पेल डालने के बाद आरव मेहरा के पास बोन डेविल की सोल फायर को अपने आप नष्ट करने का कम से कम 50% मौका होता। इन सब से निपटने के बाद आरव मेहरा ने जल्दी से बोन डेविल के शरीर को छोड़ दिया और सिर्फ कीमिया कठपुतली को गुफा से बाहर ले गया। वह जानता था कि इस यात्रा से सबसे बड़ा इनाम हाई मैच के अवशेषों से नहीं आया था, और यह कीमिया कठपुतली भी नहीं थी। और यह न तो बोन डेविल द्वारा पीछे छोड़ी गई डार्क फायर बुलेट थी और न ही सेज चैप्टर पर 2 अतिरिक्त अल्टीमेट स्पेल स्लॉट थे। असली फसल वह जगह थी जहां बोन डेविल मूल रूप से सो रहा था। आरव मेहरा जल्दी से नेदर आयरन वेन के चारों ओर चला गया और बोन डेविल की खोह में पहुंच गया। बोन डेविल की खोह आरव मेहरा के लिए एक निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र थी। अगर वह अंदर घुस जाता तो उसकी जान नहीं बचती, लेकिन स्थिति बदल चुकी थी और वह जगह अब एक खजाने का बाग बन चुकी थी। कौन नहीं जानता था कि बोन डेविल सिर्फ सबसे समृद्ध मृत्यु ऊर्जा वाले स्थानों पर ही सोते थे, और समृद्ध मृत्यु ऊर्जा वाले स्थान पर आमतौर पर जादुई सामग्री उत्पन्न होती थी। इसके अलावा समय बीतने के साथ बोन डेविल की अपनी मृत्यु ऊर्जा उस क्षेत्र में व्याप्त हो जाएगी। यहां तक कि आरव मेहरा ने भी कल्पना नहीं की थी कि वे जादुई सामग्री किस हद तक परिपक्व होंगी। जब बोन डेविल अपनी मान से बाहर निकला तो उसने काली बंजर भूमि में एक बड़ा छेद कर दिया। उसके आसपास की मिट्टी पहले से ही नर्म और चलने के लिए अनुपयुक्त हो गई थी, लेकिन आरव मेहरा को इसकी परवाह नहीं थी। वह पास गया और अधीरता से नीचे देखने के लिए झुका। वहां आरव मेहरा ने एक खिलता हुआ काला फूल देखा।